हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर। और उसके साथ साथ हम लोग धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में भी अंतर समझेंगे। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है बोर्ड में, और उसके साथ साथ कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और यह वीडियो आपको 100% समझ में आएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को बना कर आएंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन वह विलयन थे जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वे विलयन जो कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अगर सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो आप लोग कहोगे पी ए इक्वल टू है PA नॉट XA, और यह लिख सकते हो PB बराबर है PB नॉट XB के। ठीक, अगर हम लोग आदर्श विलयन में यह बात कह रहे हैं तो अनादर्श विलयन में क्या बोलेंगे, वे विलयन जो कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन के लिए आप कहोगे PA नॉट इक्वल टू होगा PA नॉट XA और PB नॉट इक्वल टू होगा PB नॉट XB। अब देखिए जब ये इसके बराबर नहीं है, PA बराबर नहीं है PA नॉट XA के, तो इसका मतलब यह हो गया कि PA या तो बड़ा होगा PA नॉट XA से, या फिर PA की वैल्यू छोटी होगी PA नॉट XA से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 2 केस बन सकते हैं। अनादर्श विलयन में 2 केस बनेंगे, एक ग्रेटर देन PA नॉट XA और एक लेस देन PA नॉट XA। तो जब ग्रेटर देन PA नॉट XA होता है तो उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन। तो इसका मतलब धनात्मक विचलन में आप लोग कहोगे PA बड़ा होगा किससे, PA नॉट XA से, और PB भी बड़ा होगा PB नॉट XB से। क्लियर है पॉइंट। और ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, PA लेस देन होगा PA नॉट XA से और PB लेस देन होगा PB नॉट XB से। इसका मतलब यह होगा कि अगर आप अनादर्श विलयन समझ रहे हो उसके साथ साथ ही आप धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के साथ साथ समझते चले जाओगे। पर एग्जाम में आपको जब यह पूछा जाए अंतर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में, तो केवल यह 2 पॉइंट लिख कर आने हैं इधर वाले। जब आपसे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात करें तो तब ये लिख के आना है। इन चारों को एक साथ मत लिख देना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है, सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे लिखना है कि जब भी आप लोग आदर्श विलयन की बात करते हो तो वहाँ पर डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0 होता है। देखिए डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक द्रव A था और एक द्रव आपने यहाँ पर इसमें B मिक्स किया और यहाँ पर आपका विलयन तैयार हुआ AB। ठीक, जो यहाँ पे विलयन तैयार हुआ AB, इसे बनाते समय ना तो हमें ऊष्मा इसमें देनी पड़ी, अगर ऊष्मा देनी पड़ती तो प्रक्रम कैसा हो जाता, ऊष्मा शोषी, और ना ही इसमें से ऊष्मा निकली। अगर ऊष्मा निकलती तो प्रक्रम कैसा हो जाता, ऊष्मा छेपी। इसका मतलब जब ना हमने ऊष्मा दी और ना जब इसमें से ऊष्मा निकली तो हम लोग कहेंगे डेल्टा H मिश्रण यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, पर जबकि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा H मिश्रण 0 नहीं होता, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। फिर से देखिए जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर 2 केस बनेंगे, या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे डेल्टा H मिश्रण ग्रेटर देन 0। जब डेल्टा H मिश्रण ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग कहते हैं कि यह मिश्रण कैसा है, ऊष्मा शोषी है। इसका मतलब इस मिश्रण को तैयार करने में हमको ऊष्मा देनी पड़ी होगी। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब A और B जब घोले गए होंगे तो इन्हें घोलते समय हमें क्या देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। मिश्रण बनाते समय हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है। जब डेल्टा H मिश्रण ग्रेटर देन 0 तो प्रक्रम कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी डेल्टा H पॉजिटिव हो, डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे ये प्रक्रम कैसा है,
ऊष्माशोषी या फिर हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। ऊष्माशोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। और दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो तो दो केस बनेंगे, या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच मिश्रण लेस देन जीरो, और डेल्टा एच मिश्रण अगर लेस देन जीरो है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? नेगेटिव विचलन दर्शाने वालों की। और इसमें प्रक्रम जो है आपका वो कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आगे जाके हम लोग ये बात समझेंगे कैसा हो क्यों रहा है, इस केस में ऊष्माशोषी क्यों, इस केस में ऊष्माक्षेपी क्यों, पर अभी हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तीसरी प्रॉपर्टी है जब भी आप मिश्रण तैयार करोगे तो डेल्टा वी जो मिश्रण है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। डेल्टा वी मिश्रण की वैल्यू जीरो। तो अब यहाँ पे डेल्टा वी मिश्रण को समझिए। यह हमारा द्रव A और इसका आयतन है V1, और यह हमारा द्रव B, इसका आयतन है V2, और यहाँ पर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और जो मिक्स करने के बाद हमारा विलयन तैयार हुआ AB, इस विलयन का आयतन है V विलयन। तो अगर हम लोग डेल्टा V मिश्रण कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा V मिश्रण यह निकाला जाएगा V विलयन माइनस V1 प्लस V2, इससे निकाला जाएगा बेटा। तो V विलयन अगर V1 प्लस V2 के बराबर है, इसका मतलब विलयन के आयतन में ना तो वृद्धि हुई ना ही कमी हुई, तो दोनों बराबर होंगे। V विलयन इक्वल टू किसके होगा? V1 प्लस V2। तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर, तो सेम वैल्यूज को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो डेल्टा V मिश्रण क्या हो जाएगा? जीरो। अब आइए इस वाले केस में क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा V मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। जब डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर यहाँ दो केस बनेंगे, या तो डेल्टा वी मिश्रण ग्रेटर देन जीरो या फिर डेल्टा वी मिश्रण लेस देन जीरो। तो जो आपका धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके केस में डेल्टा वी मिश्रण क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर डेल्टा वी मिश्रण ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर डेल्टा वी मिश्रण लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब धनात्मक विचलन दर्शाते हैं विलयन, तो उनके केस में आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि ये B विलयन जब बड़ा होगा किससे? V1 प्लस V2 से, तो यह डेल्टा V मिश्रण ग्रेटर देन जीरो आएगा। और जब V विलयन की वैल्यू छोटी होगी, है ना, कम होगी, किससे? V1 प्लस V2 से, तो हमारे आयतन में क्या होगी? कमी होगी। और आयतन में जब कमी होगी तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा V मिश्रण लेस देन जीरो। और आगे जाके हम लोग इस बात को समझने वाले हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर ये पूरा का पूरा टिका हुआ है, डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो, वह यह पॉइंट है किसके कारण ऐसा हो रहा है। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पर हमारे पास A द्रव था, तो A द्रव के अणुओं के बीच जो ससंजक बल लग रहे थे, अणु के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। और अगर समान द्रव है और उसके समान अणु हैं तो उनके बीच जो बल लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ससंजक बल। तो A के बीच जो ससंजक बल लग रहा है वह बराबर है BB के बीच लगने वाले बल के। और AA और BB के बीच लगने वाले बल अगर AB के बीच लगने वाले बल के बराबर हैं तो ना तो मिश्रण से ऊष्मा निकलेगी और ना ही मिश्रण को ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ना ही मिश्रण के आयतन में कमी आएगी और ना ही मिश्रण के आयतन में वृद्धि होगी। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि AA के बीच लगने वाला आकर्षण बल, BB के बीच लगने वाला आकर्षण बल और जो हमने विलयन बनाया AB के बीच लगने वाला आकर्षण बल सब क्या थे? बराबर। इसीलिए हमारे केस में डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके कि हम लोग जब भी यहाँ पर आदर्श विलयन की बात करेंगे तो आपको ऐसे यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे? द्रव लेने पड़ेंगे जिनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल क्या हो? समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। अब आपने क्या लिया यहाँ पर? एरोमेटिक। और बेंजीन में अगर आप लोग टोलुइन मिला दो या टोलुइन भी कहते हैं इसे, तो टोलुइन मिला दो, बेंजीन प्लस टोलुइन का जो मिश्रण है ये आपका क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। या फिर आप लोग एन हेक्सेन, एल्केन है ये, एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दो तो यह मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। या फिर आप एथेनॉल में, एथिल एल्कोहल में आप लोग मेथिल एल्कोहल मिला दो, मेथेनॉल, तब भी आपका यह मिश्रण क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। इस केस में क्या होने वाला है? AA के बीच लगने वाले आकर्षण बल यह बराबर नहीं होंगे किसके? BB के बीच लगने वाले आकर्षण बल, और BB के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी बराबर नहीं है किसके? AB के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। इसका मतलब यहाँ पर दो केस बनने वाले हैं। ठीक है, एक केस क्या बनने वाला है कि AA के बीच लगने वाला आकर्षण बल
या फिर हम लोग कहें बीवी के बीच लगने वाला आकर्षण बल यह कम होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए आपका कम होना चाहिए किससे, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए AB के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में। देखिए अगर हम लोग यह कह रहे हैं कि AA के बीच लगने वाला आकर्षण बल और BB के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है किसकी तुलना में, AB के बीच लगने वाले आकर्षण बल, तो AB के बीच जब आकर्षण बल कम है, जब AB के बीच बेटा आकर्षण बल कम हो जाएगा तो यह क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। जब एक दूसरे से दूर हटेंगे तो यह आयतन ज़्यादा घेरेंगे, जब आयतन ज़्यादा घेरेंगे तो डेल्टा V मिश्रण क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरा, जब इनके बीच आकर्षण बल कम है तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी इनको एक दूसरे के बीच क्या करने के लिए, घोलने के लिए। तो जब हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी तो प्रक्रम कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। और जब इनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, जब इनके बीच AB के बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा तो यह न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण का निर्माण करेंगे। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण, इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण का निर्माण करेंगे। क्लियर है पॉइंट, तो यह बात हमें समझ में आई। और अगले वाले केस में क्या होने वाला है, AA के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर हम लोग ये कहें कि BB के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम है AB के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में। इसका मतलब अब AB के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज़्यादा है। अब आकर्षण बल ज़्यादा है तो यहाँ पर अणु पास पास बैठ जाएंगे, पास पास जब बैठ जाएंगे तो यहाँ पर घेरा गया आयतन क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है डेल्टा V मिश्रण क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब विलयन का आयतन B1 प्लस B2 की तुलना में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। डेल्टा H मिश्रण क्या होगा, लेस देन 0। देखो जहाँ पर आकर्षण बल लग रहे होते हैं वहाँ पर ऊष्मा हमेशा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो इसलिए प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा क्षेपी है। और यहाँ पर यह निर्माण जो करेंगे किसका करेंगे, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण का, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण का, क्वांथी मिश्रण का। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, एथेनॉल व एसीटोन। तो देखिए यहाँ पर जो ये दोनों एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, यह दोनों एग्जाम्पल अनादर्श विलयन के, इनमें से एक धनात्मक विचलन का है और एक किसका है, ऋणात्मक। देखिए जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, जल प्लस जो नाइट्रिक अम्ल है यह आपका ऋणात्मक विचलन वाले का है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर आकर्षण बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसे आयतन को कम कर देगा, ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और हमारा जो क्वांथी मिश्रण है वो कैसा हो जाएगा, अधिकतम क्वांथी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जबकि एथेनॉल और एसीटोन वाला जो उदाहरण है ये किसका है, आपका धनात्मक विचलन वाले का। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि आपने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर देखा, उसी के साथ आपने धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में भी अंतर स्पष्ट कर लिया।